आइए अब बात करेंगे कॉग्निटिव रेमेडिएशन के बारे में। क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं और कैसे दी जाती है, किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पर यह आधारित होती है। कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग कोई एक टेक्निक नहीं होती, इसके अंदर कई सारे टूल्स और टेक्निक्स शामिल होती हैं। और जितने भी टूल्स या टेक्निक्स होती हैं वो सब अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस को टारगेट करते हैं, जैसे कि बताया अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग, डिवाइडेड अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इन सब अलग अलग डोमेन्स को टारगेट करने के लिए, मतलब इनको इंप्रूव करने के लिए अलग अलग टाइप के टेक्निक्स होती हैं। ये जो कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग होती है ये इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पर बेस्ड होती है कि हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उनमें कोई भी डेफिसिट तभी आता है जब ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, खराब हो जाती है। उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे को मैसेज नहीं दे पाते, उनके बीच केमिकल एक्सचेंज ठीक से नहीं होता। इस वजह से ये जो ब्रेन के अलग अलग एरियाज में जो फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उस जगह ब्रेन पर ठीक से मैसेजेस कम्युनिकेट नहीं हो रहे। अब अगर हम इन ब्रेन के पार्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो ये जो डिफेक्ट है ये एज इट इज बना रहेगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। दवाइयां उन एरियाज में नहीं जा रही जिन एरियाज में कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं। दिमाग के कुछ हिस्सों में केमिकल चेंज आने की वजह से डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस आते हैं, तो बिल्कुल कुछ अलग एरियाज हैं जिनमें केमिकल चेंज की वजह से कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं। तो क्योंकि ब्रेन के अलग एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वहां दवाइयां नहीं पहुंच पाती, इसलिए दवाइयां इन सिम्टम्स को दूर नहीं करती। पर अगर हम इन एरियाज को यूज करें, इनके अंदर अगर हम एक तरह का एक्टिवेशन लेकर आए, तो ये जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है ये दोबारा से एक्टिवेटेड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है, या ये कहें कि केमिकल मैसेजेस इधर से उधर जाने लगते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको इंडिकेट करता है कि कैसे काम करना है। इस तरह से ब्रेन के वो एरियाज नॉर्मल फंक्शनिंग देने लगते हैं, या एटलीस्ट पहले से थोड़े बेटर फंक्शनिंग देने लगते हैं, और इस तरह से एक व्यक्ति के फंक्शंस में भी चेंज आता है। और क्योंकि ब्रेन के अलग अलग एरियाज अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्रेन का कोई हिस्सा प्लानिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है, कोई हिस्सा जो है वो अटेंशन मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, तो कोई एरिया जो है वो लर्निंग और दूसरे कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो अलग अलग टास्क जब कराए जाएंगे तो वो ब्रेन के उन्हीं एरियाज में ब्रेन को इंप्रूव करेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत करेंगे, जिसमें कि उस फंक्शन के न्यूरॉन्स मौजूद हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले न्यूरॉन्स मौजूद हैं। और जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार किया जाएगा उतना ज्यादा वो एरिया जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत होगा, और उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके कनेक्शन पक्के होंगे। एक दो बार एक्सरसाइज करने से भी एक टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन बढ़ती है। पर अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तो धीरे धीरे वो जो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ था वो फिर से टूट जाएगा और ब्रेन जो है वो फिर से उसी स्टेट में चला जाएगा। ऐसे में देखने में कई बार आता है कि कुछ बदलाव लाने के बाद दोबारा से पेशेंट अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दोबारा से वो पिछले स्टेट में चला जाएगा और सिम्टम्स उसके फिर से वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि ना ही सिर्फ प्रॉपर एक्सरसाइजेस कराई जाएं जो अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन्स को टारगेट करती हैं, साथ ही ये भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट उसकी प्रैक्टिस करे। और ये सबसे एसेंशियल पार्ट होता है कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग का, कि पहला उसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हो जो स्पेसिफिक फंक्शंस को टारगेट करके की जाए, जैसा कि डेफिसिट पेशेंट में है उसी टाइप के फंक्शंस को टारगेट किया जाए। ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये काफी स्ट्रक्चर्ड हो तरीके से, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए पेशेंट के लिए कराई जाए। और तीसरा, पेशेंट बार बार उन्हें प्रैक्टिस करे थेरेपिस्ट के साथ और घर पे भी प्रैक्टिस करे, तभी पेशेंट के अंदर एक स्थायी, एक परमानेंट बदलाव आएगा और पेशेंट के ब्रेन के एरियाज मजबूत होंगे और पेशेंट की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट के ब्रेन में उस हिस्से में पाए जाने वाले कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होंगे, जिसका इंपैक्ट पेशेंट के बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशंस, सब चीजों पर आएगा। ये होता है मोटे तौर पर मेन सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग का। इस तरह के आने वाले बदलाव जो कि ब्रेन में किसी प्रैक्टिस की वजह से आते हैं, इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ब्रेन जो है उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रेन के अंदर कोई बदलाव आ गए तो बस आ गए, ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो आ गया, नहीं।
हमारे जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी जिनकी बात की, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पे रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब अगर हम कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जिससे कि इन फंक्शंस को इंप्रूव किया जाए, जिससे कि ब्रेन के अंदर दोबारा से कनेक्शंस को एक्टिवेट किया जाए, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये चेंजेस परमानेंट होते हैं, जिससे कि न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आने की वजह से जब एक पर्सन इन एक्सरसाइजेज या टेक्निक को करना बंद भी कर देता है, उसके बाद भी ये चेंजेस बने रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग की, कि अगर 2-3 महीने तक लगातार थेरेपी की जाए, थेरेपिस्ट के साथ घर पर भी एक्सरसाइज की जाए, तो ये कनेक्शंस मजबूत होंगे और इनके अंदर आने वाला जो चेंज है वो इस तरीके से बदलाव आएगा उसमें कि वो लंबे टाइम तक बने रहेंगे। और रिसर्च ऐसा बताते हैं कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट बनी रहती है उस कॉग्निटिव ट्रेनिंग की जो कि उन्होंने 10 साल पहले ली थी, जो हार्डली शायद 3 या 4 महीने की ही क्यों ना रही हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने लंबे टाइम तक दोबारा से वो सारी ट्रेनिंग जारी रखी, नहीं, 3-4 महीने की रेगुलर रिगरस ट्रेनिंग के बाद भी पेशेंट के अंदर 5 से 10 साल तक वो सारे चेंजेस बने रह सकते हैं। और यही ताकत होती है कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग की, जो कि पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे रिसर्च में देखी गई है। कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग से बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स बहुत सी उम्मीद रखते हैं, और ऐसा उन्होंने पाया है, देखा है कि बहुत परमानेंट चेंज पेशेंट के फंक्शनिंग में आ सकते हैं अगर रेगुलरली और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से CRT प्रोवाइड की जाए पेशेंट को। तो ये जो कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी है ये 2 तरह से दी जाती है, या ये कहें कि 2 टाइप की अप्रोचेस होती हैं जिसके थ्रू एक पेशेंट की कॉग्निटिव डेफिसिट्स को दूर किया जाता है। एक होती है कंपनसेटरी अप्रोच और दूसरी होती है रेस्टोरेटिव अप्रोच। ये 2 अप्रोचेस में क्या फर्क है और ये किस तरह से अलग अलग तरह से एक पेशेंट को ठीक करती हैं? कंपनसेटरी अप्रोच का मतलब है, जैसा कि नाम में ही लिखा है, इसमें पेशेंट में कुछ इस तरह की रिकवरी लाई जाती है जिसमें कि पेशेंट के कॉग्निटिव डेफिसिट्स को डायरेक्टली तो ठीक नहीं किया जाता, पर पेशेंट को इस तरह से काबिल बनाया जाता है, कुछ ऐसे टूल्स या डिवाइसेस की मदद से पेशेंट को इतना इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि वो अपने डे टू डे काम में थोड़ा रेगुलर रह पाए और उनको पूरा कर पाए। बहुत सारे ऐसे डेफिसिट होते हैं जो पेशेंट्स के पूरे नहीं हो पाते। काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पेशेंट में देखने में आती है जिसमें कि वो किसी सपोर्ट की कमी की वजह से अपना बेसिक सा काम भी पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में कंपनसेटरी अप्रोचेस जो हैं वहां पर यूजफुल होती हैं। कुछ स्मार्टफोन्स का यूज करना, किसी तरह का कोई टाइम टेबल यूज करना, किसी चिट का यूज करना, कोई ऐसे रिमाइंडर्स यूज करना, जैसे कि मोबाइल में रिमाइंडर्स लगाए जा सकते हैं, या कहीं अपने बोर्ड पे या टेबल पे या बिस्तर के किसी कोने में एक चार्ट चिपकाया जा सकता है जिसके अंदर पेशेंट की सारी डेली रूटीन्स की एक्टिविटीज का एक लॉग हो सकता है, एक डिटेल हो सकती है। पेशेंट को डायरी वर्क करने के लिए कहा जाता है कि कैसे वो अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और एक्शंस का एक रिकॉर्ड रखे, कैसे वो खुद को एंकरेज करने के लिए एक रेगुलरली रिकॉर्ड रखे, थेरेपिस्ट को दिखाए, घर वालों को दिखाए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के कॉग्निटिव डेफिसिट्स को डायरेक्टली तो हम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ डेफिसिट चेंज नहीं हो सकते, तो हम उसकी बजाय कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, ये डेफिसिट भले ही पेशेंट के पूरे ना हो पा रहे हो, ठीक ना हो पा रहे हो, पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ कुछ बेसिक से लर्निंग और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की मदद से कि कैसे पेशेंट को एंकरेज किया जाए, कैसे वो अपनी एक रूटीन मेंटेन करे, कैसे वो अपने थेरेपिस्ट या घर वालों के कांटेक्ट के साथ बार बार अप्रिशिएट किया जाए, छोटे छोटे टास्क भी अगर वो कर ले, पूरा कर ले, चाहे जैसे भी टूटा फूटा ही सही, कैसे भी करके वो पूरा करे या इनिशिएटिव ले, तो उसको एंकरेजमेंट मिलती रहे। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को इन्वॉल्व करना है जिससे कि उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा और थोड़ा वो एक्टिव होगा। इस टाइप का एक कंपनसेटरी टास्क किया जा सकता है। इसमें भी पेशेंट जो है वो अपना माइंड यूज कर रहा है, कॉग्निटिव स्किल्स यूज करता है, जो भी उसकी बची कुची कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो भी इंटैक्ट उसकी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको यूज में लाया जा रहा है। यहाँ कुछ इंप्रूव नहीं किया जा रहा, यहाँ जो ऑलरेडी मौजूद है उसको बस काम में लाया जा रहा है। ये होती हैं कंपनसेटरी अप्रोचेस। पर हमारा फोकस ज्यादा है रेस्टोरेटिव अप्रोचेस में, मतलब जहां पर पेशेंट के अंदर स्किल्स को इंप्रूव किया जाए, एबिलिटीज को दोबारा से बेटर बनाया जाए। ये होती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच। मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा ना ही सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है, एंकरेज किया जा रहा है, साथ ही उसके उन कॉग्निटिव स्किल्स को अच्छे से डेवलप कराने पर फोकस है, प्रैक्टिस पर फोकस होता है इसमें। और साथ ही कौन से पेशेंट के अपने एरर्स हैं
उन एरर्स को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि पेशेंट को जब भी कोई टास्क थेरेपिस्ट कराएगा वो अक्सर देखेगा कि पेशेंट के अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस और इनहिबिशंस आ रही हैं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन्स आएंगी, पेशेंट के अंदर क्योंकि वो कॉग्निटिव स्किल की कमी है इसलिए वो एक स्टेप पर इनिशिएट तो कर देगा पर उसके आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। पेशेंट को टास्क समझ नहीं आएगा, पेशेंट की लॉजिकल रीजनिंग पूरी तरह से काम नहीं करेगी, पेशेंट की विजुअल स्पेशल मेमोरी काम नहीं करेगी, वो समझ नहीं पाएगा उन टास्क को। तो थेरेपिस्ट का यहाँ पर टारगेट होगा कि कैसे वो उसकी परफॉर्मेंस को कुछ बेसिक से टास्क पर इंप्रूव कराए। इसमें जो टास्क होते हैं वो ज्यादातर पेपर पेंसिल टास्क होते हैं, मतलब कि एक पेपर पर एक टास्क दिया जाता है और उसको पूरा करने के लिए पेशेंट को एक पेंसिल या पेन दिया जाता है और कहा जाता है इस टास्क को पूरा करो, और वो जो टास्क है वो पेशेंट की किसी कॉग्निटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया होता है। तो जब पेशेंट उस टास्क पर परफॉर्म करता है, उसे पूरा करता है, तो उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे वो एरर गलतियां कमिट करता है। उन गलतियों को पूरा करना, इसे कह रहे हैं कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा खुद को इंप्रूव करने के लिए, चेंज करने के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही हम उसको बार बार एक ही टास्क की प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं जब तक कि वो उस टास्क के ऊपर मास्टरी नहीं कर लेता या उसको बिना किसी एरर के पूरा नहीं कर लेता। इसे कहा जाता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच। ड्रिल करो, ज्यादा से ज्यादा उसके एरर्स को पकड़ो, उसके एरर्स को दूर करो, पेशेंट को समझाओ कि कैसे वो इसको ठीक से करे, क्या गलतियां कर रहा है, उसको अपनी गलतियों की अवेयरनेस दिलाओ, उसके अंदर इंसाइट लाओ और धीरे 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 करके पेशेंट को एक इनिशियल स्टेज से हायर स्टेज की तरफ लेकर जाओ। तो ये होती हैं कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस, ब्रेन जिम जिसे कहते हैं, मतलब ब्रेन की एबिलिटीज को इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस की मदद से पेशेंट की थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और ये पेपर पेंसिल फॉर्म के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड टास्क भी हो सकते हैं, मतलब ये सेम टास्क कंप्यूटर पर भी बने हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे टास्क होते हैं जो केवल कंप्यूटर पर ही कराए जा सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही कराए जा सकते हैं। और क्योंकि यहां पर कंप्यूटराइज टास्क की बात हो रही है तो बहुत से ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप्स जैसे कि एंड्रॉयड या आईफोन ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जिन पर इसी तरीके के टास्क करके पेशेंट अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है। तो ये कुछ वीडियो गेम टाइप के टास्क होते हैं, जैसे कि पेशेंट कोई वीडियो गेम खेले उसी तरह के ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो स्पेसिफिकली कॉग्निटिव रेमेडिएशन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जिससे कि पेशेंट की इंप्रूवमेंट जो है वो ग्रेजुअली आती रहे। ये टास्क इसी तरह से डिजाइंड होते हैं कि जब भी पेशेंट कोई टास्क पूरा करेगा और वो इजी डिफिकल्टी लेवल वाले टास्क को पूरा करेगा तो धीरे 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 उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और किसी भी लेवल पर अगर पेशेंट जरूरत से ज्यादा एरर कमिट करता है तो दोबारा से उसको जो है वो लोअर लेवल का टास्क दिया जाएगा, फिर उसको दोबारा से इंप्रूव करने के लिए टास्क पर परफॉर्म करना होगा, उसे एक तरह का चैलेंज मिलेगा। तो पेशेंट तब तक अगले लेवल पर नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो अपने किसी बेसलाइन लेवल को पूरी तरह से बिना किसी एरर के अचीव नहीं कर लेता। इस तरह से हम पेशेंट को मजबूर कर देते हैं या उसको किसी तरह से उसके दिमाग को इस तरह से कंडीशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। इसी को कहते हैं ड्रिलिंग करना, ड्रिल करना, खोदना, अंदर से उसके सारे फंक्शंस को इंप्रूव करना। इस तरीके से जो कंप्यूटराइज टास्क या मोबाइल ऐप के जो टास्क होते हैं वो पेशेंट को उसके लेवल के हिसाब से आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद देते हैं। पेपर पेंसिल टास्क पर भी ये सब डिजाइन किया जाता है, पर उस पर बहुत सारा प्रिंट आउट यूज होता है, बार बार उसकी कुछ शीट्स होती हैं जो कि प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। पर ऐप जो है वो एक बार इंस्टॉल करके बार बार उसको खेला जा सकता है, कई बार खेल सकता है एक पर्सन, मिटाने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि निशान पड़ गए पेपर पर तो अब एक फ्रेश कागज यूज करना होगा। तो कई मामलों में कुछ टास्क होते हैं जिस पर थेरेपिस्ट प्रेफर करते हैं कि पर्सन जो है वो मोबाइल ऐप या कंप्यूटर ऐप का ही यूज करे। काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्स हैं जो कि स्पेशली कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं। इसीलिए किसी भी वीडियो गेम को खेलकर अगर हम उम्मीद करें कि पेशेंट के सारे कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होंगे तो ऐसा नहीं होता। वीडियो गेम्स का जो डिजाइनिंग है, उसके जो टास्क हैं वो नॉर्मल हेल्दी लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ गलतियां करने के बाद भी पेशेंट का जो राउंड है, लेवल है, वो पार हो जाए, तो उसके अंदर कोई चेक नहीं रखा जा पाता कि एक पर्सन जो है वो कितना सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है। और उसके अंदर जो टास्क होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को दिमाग में रखकर नहीं बनाए जाते, इसलिए
कोई भी वीडियो गेम पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए किसी भी वीडियो गेम को हम कहें कि पेशेंट खेले ऐसा हेल्पफुल जरूरी नहीं कि हो। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हीं एप्स को या सॉफ्टवेयर को यूज करना जरूरी है जो कि स्पेशली कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग के लिए ही बनाए गए हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इन टास्क को कराने में कि कई बार पेशेंट टास्क पर तो काफी एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर अक्सर इन टास्क में जिन कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव कराया जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग या उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ के जो एक्टिविटीज हैं या अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उसको जनरलाइज कराना या अप्लाई कराना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि एक पेशेंट जो है वो एक ऐप के कुछ टास्क या वीडियो गेम्स खेलने में तो वो एक्सपर्ट हो रहा है, पर जब डे टू डे लाइफ की या डे टू डे फंक्शनिंग की बात आए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कई बार पेशेंट्स में नहीं आती। इसीलिए एक थेरेपिस्ट जो है वो बड़े तरीके से प्रॉपरली पेशेंट के सिम्टम्स और उसके कॉग्निटिव डेफिसिट्स को समझकर उसकी डेली लाइफ में वो कैसे उन एबिलिटीज को यूज करा सकता है जिनको कि वो इंप्रूव कर रहा है, इस तरह से वो जनरलाइज कराने की कोशिश करता है ताकि पेशेंट की डेली लाइफ में भी उसका यूज लिया जा सके। और यही एक वजह होती है कि क्यों कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग जो है वो एक थेरेपिस्ट की मदद से ही ली जानी चाहिए। कई लोग खुद ही देना शुरू कर देते हैं बिना थेरेपिस्ट की गाइडेंस के। मैं भी अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस या ऐसी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स नहीं बताता जिसमें कि मैं कहूं कि घर पे ये सब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब वीडियो की मदद से अगर आप करना शुरू कर भी देंगे तो ना के बराबर चांस है कि पेशेंट आपको रिस्पॉन्स देगा, या ना के बराबर चांस है कि एक दो टास्क के अलावा वो कुछ ज्यादा टास्क कर पाए। ना तो आप खुद उन एरर्स को पकड़ पाएंगे जो कि एक थेरेपिस्ट एरर्स को पकड़ता है, ना ही आप उसको जनरलाइज करा पाएंगे। टेक्निकली माइंडेड ना होने की वजह से आप नहीं समझ पाएंगे कि पेशेंट के कौन से स्किल्स जो कि वो कंप्यूटर ऐप के थ्रू इंप्रूव कर रहा है उसके डेली लाइफ में उसके रिलेटेड कौन से टास्क उसको कराए जाएं। तो डेली लाइफ में उसको चाय बनवानी है, घर की सफाई करवानी है, अपने कपड़े या अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ लिखाई पढ़ाई की उसको टास्क देना है, रीडिंग का या कुछ लर्निंग कम्युनिकेशन का टास्क देना है, या कोई भी स्किल रिलेटेड म्यूजिक डांस टाइप का टास्क देना है, कैसा भी टास्क देना हो उसके लिए जरूरी होगा थेरेपिस्ट को यह जानना कि पेशेंट के कॉग्निटिव स्किल्स कौन से सही काम कर रहे हैं, कौन से डेफिसिट मौजूद हैं और किनको वो इंप्रूव करने पर वर्क कर रहा है। तभी वो उसको जनरलाइज करा पाएगा उसकी डे टू डे लाइफ में। इसीलिए थेरेपिस्ट की बेहद जरूरत होती है और बिना थेरेपिस्ट के ना के बराबर केसेस में कॉग्निटिव रेमेडिएशन से लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए थेरेपिस्ट को अप्रोच करना ही पड़ेगा। थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही एक पेशेंट जो है वो ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट थोड़े समय में दिखा सकता है CRT की मदद से। तो जैसे कि एप्स होती हैं वो मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग मेमोरी, इनको तो इंप्रूव करा देती हैं ऐप की मदद से, पर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग, गोल सेटिंग, गोल अचीविंग, ये सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज के जो टास्क होते हैं, एग्जीक्यूटिव टास्क होते हैं, इनके लिए अलग से कुछ स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी पड़ती हैं जिससे कि पेशेंट जो है अपनी डेली लाइफ को इंप्रूव करे। तो या तो हम कहेंगे कि जो ऐप बेस्ड फंक्शनिंग है उसको ट्रांसलेट किया जाए, जनरलाइज किया जाए, या फिर अलग से कुछ टास्क दिए जाए जो कि स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को टारगेट करती हैं। तभी एक पेशेंट जो है वो अच्छी रिकवरी दिखाता है। और ये सारा जो वर्क या ये सारी जो स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं ये रेस्टोरेटिव अप्रोच में लगाई जाती है, जहां पर खत्म हो गए या बहुत ही लो लेवल पर आ जाने वाले कॉग्निटिव डेफिसिट को दोबारा से रीस्टोर किया जाता है, दोबारा से उनको एक्टिवेट किया जाता है, बजाय कि उसकी जगह हम कुछ कंपनसेटरी कराएं कि मतलब मान लें कि अच्छा ये डेफिसिट आ गए, चलो ये तो अब इंप्रूव नहीं होंगे तो चलो कुछ इसको काम करा देते हैं कुछ और। बजाय इसके जरूरी होगा कि हम उस पेशेंट के कॉग्निटिव डेफिसिट्स को दोबारा से रिस्टोर करने में मदद दें, तभी एक प्रॉपर रिकवरी होगी, तभी वो पेशेंट क्वालिटेटिव चेंज दिखाएगा, अपने अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाएगा जिससे कि वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो पाएगा। बहुत से फैमिली मेंबर्स पेशेंट को किसी भी घर के काम में लगा देते हैं, छोटा मोटा कहीं अपने दुकान पर या जॉब में लगा देते हैं। ये सारी जो अप्रोचेज हैं ये बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि पेशेंट के अंदर ये एक तरह का कंपनसेटरी वर्क करती हैं। इनफैक्ट कंपनसेटरी भी नहीं, जो थेरेपी में जो कंपनसेटरी अप्रोच लगाई जाती है उससे रिलेटेड नहीं होती वो सारी स्ट्रेटजीज जो कि फैमिली मेंबर्स घर पे लगाते हैं। क्योंकि फैमिली मेंबर्स कुछ भी कराने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा डिल्यूजन हेलुसिनेशन चला गया तो चलो अब सारे काम करना शुरू कर दो। वो उसको पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जबरदस्ती उसको कहीं पर दुकान पर कहीं काम पे लगा देंगे।
पेशेंट ये सब नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ भी कराने से पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। पेशेंट के कॉग्निटिव स्किल्स और डेफिसिट्स के हिसाब से उसको कोई काम कराया जाता है जो सिर्फ थेरेपिस्ट ही आपको बता सकता है और पेशेंट को करा सकता है। तो जब थेरेपिस्ट पेशेंट के साथ काम करता है तो वो दोनों एरियाज में काम करता है, दोनों अप्रोचेस को यूज करता है। एक तरफ कंपनसेटरी अप्रोचेस भी यूज करता है और दूसरी तरफ वो रेस्टोरेटिव अप्रोचेस भी यूज करता है, क्योंकि कुछ फंक्शंस इंप्रूव करने मुश्किल हो सकते हैं, या जब तक वो कुछ फंक्शंस पर फोकस कर रहा है तो बाकी के फंक्शंस के लिए जो भी उसको डेली लाइफ में काम करने हैं उसमें कंपनसेटरी वर्क कर सकता है। तो थोड़े टास्क तो वो रेस्टोरेटिव वाले कराएगा, तो बाकी के कुछ कंपनसेटरी टास्क देकर वो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में मदद करेगा। इस तरह से पेशेंट की जो पूरी थेरेपी है वो डिजाइन की जाती है। पेशेंट के हिसाब से टास्क डिसाइड किए जाते हैं, पेशेंट की स्ट्रेंथ पकड़ी जाती है, पेशेंट कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रेंथ है उसकी, किस एरिया में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन से एरियाज में उसमें ना के बराबर डेफिसिट आया है, कितना वो कोऑपरेटिव है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किन चीज़ों के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो अपने खुद के गोल्स कौन से रखता है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके पेशेंट की पूरी थेरेपी या ये जो कहें पूरी CRT को डिज़ाइन किया जाता है। तो कंपनसेटरी अप्रोचेस भी यूजफुल होती हैं, पर सिर्फ उन पर पूरा ट्रीटमेंट बेस नहीं किया जा सकता। वहीं रेस्टोरेटिव भी जरूरी होती हैं, पर क्योंकि हर फंक्शन को इंप्रूव करना मुश्किल है या एक ही तरह की इंप्रूवमेंट सब में लाना मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा सा कंपनसेटरी वर्क भी करना पड़ता है। तो दोनों की अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए एक थेरेपिस्ट ओवरऑल एक पेशेंट के नीड्स के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, उसकी मेडिकल और जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से पेशेंट के लिए टास्क डिजाइन करता है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज डिजाइन करता है, जो कि पेशेंट को वो थेरेपी रूम में भी कराता है और साथ ही वो पेशेंट को घर पे करने के लिए भी देता है, जिसको कि पेशेंट जो है वो डायरेक्टली उसे कम्युनिकेट कर सकता है, उस पर फीडबैक ले सकता है, फर्दर क्या चेंजेस लाने हैं वो भी थेरेपिस्ट से डिस्कस करता है। पेशेंट पर डॉक्टर की, थेरेपिस्ट की मॉनिटरिंग चलती रहती है और ज़रूरत के हिसाब से जो बदलाव लाने होते हैं वो पेशेंट की लाइफ में, उसकी रूटीन में लाए जा सकते हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो उसका मेन गोल ये नहीं होता कि पेशेंट के लाइफ के गोल्स को कैसे अचीव कराया जाए। मतलब हो सकता है कि कोई पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर कांटेक्ट करें डॉक्टर को कि हमें इसको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कराना है, या हमारे को इसको जॉब दिलवानी है, या इसकी शादी करानी है, या बिजनेस में इसको सेटल कराना है। बहुत सारे ऐसे कुछ गोल्स हो सकते हैं जिसको कि फैमिली मेंबर्स कई बार पूरा कराने के लिए जिद करते हैं, पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस तरह के गोल्स को इनिशियल स्टेजेस पर टारगेट नहीं किया जाता, क्योंकि बीमारी जो है वो एक पर्सन की लाइफ को इस हद तक अफेक्ट करती है कि उसको बहुत सारे अपने गोल्स को टाल देना पड़ता है, या फिर उनके अंदर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या अपने गोल्स बदलने पड़ सकते हैं, या फिर उनको बहुत ही धीमी स्पीड पर पूरा करना पड़ता है, जिसमें कि थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको किसी हल्के लेवल तक अचीव करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो पेशेंट कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहता है कि कैट का एग्जाम या बीटेक का कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, उसकी बजाय पेशेंट को कुछ हल्के एग्जाम्स के गोल्स अचीव करने पर मोटिवेट करना जरूरी हो सकता है। या फिर वो चाहता है कि वो कोई बड़ा बिजनेस करे या कोई बड़ी जॉब करे, उसकी बजाय उसको किसी ऐसे जॉब या बिजनेस में लगाना जरूरी हो सकता है जहां वो सुपरविजन में रहे और थोड़ा थोड़ा ही इंप्रूव करे या थोड़ा थोड़ा ही वो परफॉर्म करे। तो इसलिए बहुत ज्यादा किसी की एक्सपेक्टेशन पर चल पाना थेरेपिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी जानते हुए कि पेशेंट की लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उसको थेरेपिस्ट धीरे 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 अचीव करा सकता है और किसी लेवल पर तो उसको अपनी लाइफ में रिहेबिलिटेट करा ही सकता है। पर इसमें समय लग सकता है। कब थेरेपी शुरू हो रही है, पेशेंट को कितने टाइम से स्किज़ोफ्रीनिया है या जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर है वो कितने समय से मौजूद है, कितना उसका ट्रीटमेंट चला है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है ट्रीटमेंट से, पेशेंट के अंदर इमोशनल रिएक्टिविटी कितनी है, कितना वो कोऑपरेटिव है या कॉम्प्लायंट है थेरेपी के साथ, वो दवाइयाँ रेगुलरली लेता है नहीं, इनसाइट उसकी कितनी है। बड़े सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर पेशेंट की रिकवरी की कोई गारंटी दी जा सकती है या उसके बारे में कोई एश्योरेंस दी जा सकती है। तो इसलिए अलग अलग पेशेंट्स पर अलग अलग ड्यूरेशन तक ये ट्रीटमेंट्स देने पड़ सकते हैं। किसी के अंदर 3 से 4 महीने में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो किसी के अंदर 2-3 साल तक भी ये ट्रीटमेंट लगातार देना पड़ता है ताकि पेशेंट के अंदर कोई मेजर इंप्रूवमेंट आ सके। हालांकि टारगेट तो यही किया जाता है कि कुछ ही महीनों में अच्छा इंप्रूवमेंट लाया जाए या एटलीस्ट डेली लाइफ के कोई गोल्स अचीव कराए जाएं,
पर ज़रूरी नहीं कि लाइफ के मेजर पड़ाव को पूरा करने में पेशेंट को ये थेरेपी मदद कर दे। हाँ, उसको फंक्शनल और इंडिपेंडेंट ज़रूर बना सकती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की शादी करा देगी ये थेरेपी, या पेशेंट की जॉब लगवा देगी, या ये थेरेपी देने से पेशेंट जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि इस लेवल तक पेशेंट के अंदर चेंजेस आए, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद रखी जाए या ये बिल्कुल क्योर कर देगी स्किज़ोफ्रेनिया को, ऐसा नहीं है। फिलहाल कोई भी क्योर मौजूद नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया का, और आगे आने वाले कई सालों तक शायद कोई क्योर मौजूद ना भी हो। पर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जैसे कि CRT जैसा इलाज है, ये काफ़ी हद तक पेशेंट को बेटर करा सकता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स का ये एक्सपीरियंस है कि हाँ, CRT जो है पेशेंट को काफ़ी हद तक मदद प्रोवाइड करता है। उनके एक्सपीरियंस में ये रेगुलरली देखने में आता है। तो भले ही पेशेंट के लाइफ के कुछ गोल्स अचीव कराए जाएं या उसको नए गोल्स दिए जाएं, भले ही उसको शुरू से टारगेट किया जाए या उसको एक स्टेज के बाद टारगेट किया जाए, शुरू में भले ही उसके कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करा के उसको डेली लाइफ में भी चेंज कराया जाए, या फिर पहले सिर्फ उसको ट्रेनिंग दी जाए और बाद में धीरे धीरे उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस लाए जाएं, ये सब थेरेपिस्ट की जजमेंट, उसके असेसमेंट और पेशेंट की नीड्स और उसकी मेंटल कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। इसलिए कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भरे रहते हैं कि बड़ा चेंज आना चाहिए, जल्दी चेंज आना चाहिए, कुछ बड़ा ड्रामेटिक और कुछ बड़ा करना चाहिए। इन चक्रों में कई बार उनका ट्रीटमेंट पर फेथ नहीं रहता और उनको लगता है कि कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह की इम्पेशेंस की वजह से कई बार पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले हो जाता है या छूट जाता है, और ऐसे में ज़रूरी है कि पेरेंट्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या पेरेंट्स जो हैं पेशेंट के, वो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और थेरेपी की प्रोसेस को, थेरेपी की ज़रूरतों को, थेरेपी की जो लिमिटेशंस है उसको भी ध्यान में रखें। दवा की तरह कुछ सिम्टम्स में जो एकदम चेंज आता है, इसमें वो चेंज नहीं आता। ये स्लो, धीरे, ग्रेजुअल चेंजेस ही हैं जो आते हैं। थेरेपीज ऐसे ही काम करती हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी लाने में बहुत वक्त लगता है, और जब तक पेशेंट कोऑपरेटिव होकर रेगुलर टास्क नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, जब तक थेरेपिस्ट उसे बार बार वो एक ही चीज़ करके अपने दिमाग को बदलेगा नहीं, और उसके डेफिसिट से रिलेटेड जब तक टास्क नहीं कराए जाएंगे, तब तक पेशेंट के अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करनी बेकार है। इसीलिए थेरेपिस्ट से मिलें, थेरेपिस्ट से बात करें, उनसे डिस्कस करें कि क्या टास्क किए जाएं, कैसे किए जाएं, फैमिली मेम्बर्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट के साथ क्या कराया जाए। बहुत ज़्यादा पुश करना, बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट करना, इससे बचा जाए। और जब थेरेपी लेते हैं तो थेरेपिस्ट की ज़्यादा सुनी जाए, और थेरेपी के प्रोसेस पर भरोसा किया जाए, और उसकी जो ग्रेजुअल ग्रोथ है पेशेंट की, उस पर भरोसा रखा जाए। हाँ, थेरेपिस्ट की स्किल, थेरेपिस्ट की नॉलेज और थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस मैटर ज़रूर करता है ट्रीटमेंट सक्सेस पर कोई भी अगर प्रोफेशनल, क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो काफ़ी मेहनत करेगा अपने पेशेंट पर कि किसी भी तरह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निटिव चेंज आ पाए, क्योंकि ये थेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही देते हैं और वही इस तरह के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने में ट्रेंड होते हैं। तो इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, उनसे ये थेरेपी लेना, चाहे उनके पास कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना भी हो, कोई ऐप हो या कोई पेपर पेंसिल टास्क हो, किसी भी तरह से अगर थेरेपिस्ट आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, मोटिवेटेड है वो आपके पेशेंट को हेल्प करने में, वो उसको टास्क करा सकता है, तो वो ज़रूर कराएगा, तो उसकी मदद लें। और एक फाइनल अच्छी चीज़ कि ये जो ट्रीटमेंट है ये उन पेशेंट्स को भी हेल्प करता है जिनको कई सालों से स्किज़ोफ्रेनिया है, और उन पेशेंट्स को भी हेल्प करता है जिनको पहला एपिसोड स्किज़ोफ्रेनिया का आया है, जिसमें शायद अभी 6-8 महीने या साल 2 साल ही हुए हों। तो दोनों टाइप के पेशेंट्स पर ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। कई रिसर्च बताते हैं कि ये इक्वल बेनिफिट दे सकता है दोनों टाइप के पेशेंट को। तो वहीं कई सारे डॉक्टरों का मानना है कि अर्ली फेजेस में पहले एपिसोड के बाद ही अगर कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग दी जाए तो उसका एक लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट देखा जा सकता है, क्योंकि पेशेंट अपनी पूरी लाइफ जो आगे की है उसमें अच्छा फंक्शनिंग दिखा सकता है। जबकि क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं जिनको 10-15 साल से स्किज़ोफ्रेनिया रहा है और वो सिर्फ दवाइयाँ लेते रहे हैं, उनका लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अब आइडल रहने में, बिना कुछ करने में ही निकल गया है। तो ऐसे में उनको मोटिवेट करने में, उनको अपनी डे टू डे लाइफ में दोबारा से रिहैबिलिटेट करने में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। यह तो संभव है कि वो शायद ये जो कंप्यूटर या ऐप वाले टास्क हैं उस पर अच्छा परफॉर्म कर दें, पर कई बार पेशेंट का टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी या उसके लाइफ में हो जाने वाले एक्सपीरियंसेस और उससे पेशेंट के मन पर पड़ने वाला इफेक्ट कुछ इस तरह से नेगेटिविटी ला सकता है,
जिससे कि पेशेंट के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कई बार ना आ पाए। पर ये चीज़ जो है ये उन पेशेंट्स के लिए भी पॉसिबल है जो कि अर्ली फेजेस में है, और उन पेशेंट्स के लिए भी पॉसिबल होती है जो क्रोनिक फेज में है। पर जितना जल्द से जल्द, जितना अर्ली स्टेजेस पर पेशेंट को इंटरवेंशन दी जाए, जितना अच्छे से अच्छा इंटरवेंशन उसको फर्स्ट या सेकंड एपिसोड तक ही दे दी जाए, उतना अच्छा है, उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट पेशेंट की लाइफ में ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर 20, 22, 24 साल का है पेशेंट, तो अक्सर उसके पेरेंट्स की भी एज जो है वो थोड़ी कम होगी, बहुत एजिड नहीं होंगे, तो पेरेंट्स का भी सहयोग लेना थेरेपिस्ट के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पेरेंट्स या कोई ब्रदर सिस्टर ही हेल्पफुल होते हैं। पर पेशेंट की लाइफ बहुत निकल चुकी होगी, 35-40 साल का हो चुका होगा, पेरेंट्स में भी उनकी 70s और 80s में एज हो जाएगी, तो पेरेंट्स का कोऑपरेशन लेना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए पर्सन की लाइफ में, पेशेंट के आसपास कोई ऐसा केयर गिवर चाहिए जो कि कोऑपरेट कर सके ट्रीटमेंट में। और ब्रदर सिस्टर का होना काफ़ी हेल्प देता है। कोई बेटा या बेटी हो, कोई हस्बैंड या वाइफ हो, तो उनका भी सहयोग कई मामलों में हेल्प करता है। पर यंग एज में ही अगर पेशेंट को ये थेरेपी दे दी जाए, तो पेशेंट में बहुत लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव चेंजेस आसानी से देखने में आ जाते हैं, और पेशेंट्स अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बहुत अच्छे से फंक्शनल होकर इंडिपेंडेंटली बिता पाते हैं। तो ये जो पूरी डिटेल जानकारी दी वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट मेरे चैनल पर ही आपको मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैं ये भी जानकारी देता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया को ज़्यादा अच्छे से अच्छा कैसे समझा जाए, और ये भी बताता हूँ कि उसके इलाज किस तरह के संभव हैं। बहुत सारे ऐसे इलाजों में लोग पड़ जाते हैं कि कोई सुपर इलाज मिल जाए, कोई एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फंस रहे हैं, कोई ना जाने किसी नेचुरल हर्ब के ट्रीटमेंट में फंस रहे हैं। किसी भी तरह के इन ट्रीटमेंट्स में बहुत बड़ा असर नहीं आता, स्किज़ोफ्रेनिया का क्योर मौजूद नहीं है। सप्लीमेंट्स और बाकी न्यूट्रिशन वगैरह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, पर इस पर रिसर्च ना के बराबर है। इसलिए एकदम से सारा फोकस अपना न्यूट्रिशन और योगा इन पर कर देने की बजाय ज़रूरी है कि कुछ बेटर ट्रीटमेंट्स पर फोकस किया जाए जो कि डायरेक्टली पेशेंट के सिम्टम्स को टारगेट करते हैं, ना कि कुछ ऐसे जनरल से ट्रीटमेंट्स फॉलो किए जाएं जैसे कि बहुत सारे लोग योगा से प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। योगा एक नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, वो डायरेक्ट स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को टारगेट नहीं करती, जबकि कॉग्निटिव रेमेडिएशन जैसे थेरेपीज डायरेक्ट कॉग्निटिव सिम्टम्स को टारगेट करती हैं। इसीलिए इन ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ने पर ध्यान दें। सिर्फ कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट्स, कोई ऐसा जो फैड है सोसाइटी में कि सारी दुनिया कर रही है तो चलो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को भी दे दें, वो भी कर लेंगे, उनको भी फायदा हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, इन चक्रों में पड़ने से बचें। होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा, इन सब में कोई इलाज नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया का। हाँ, न्यूट्रिशन थोड़ा इफेक्ट ज़रूर डालता है, छोटा मोटा इफेक्ट योगा से, आयुर्वेद से ज़रूर आ जाएगा, पर ये स्किज़ोफ्रेनिया को क्योर नहीं कर सकते। इसलिए सारा समय पैसा इन ट्रीटमेंट्स में बर्बाद ना करें, इनसे ही सारी उम्मीदें ना लगाएं। ये पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं पर इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, काम नहीं करते स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने में। इसीलिए स्पेसिफिक अप्रोचेस को यूज़ करें जो कि मैं अपने चैनल पर बताता हूँ, पूरा साइंटिफिक और वैलिड इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। लंबी वीडियोस होती हैं, इंफॉर्मेटिव होती हैं, पर आपके लिए बहुत यूज़फुल है अगर आप इन वीडियोस में दी गई जानकारी समझेंगे और उन्हें सही तरह से अप्लाई करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।